बच्चों, आज हम क्लास 10th फिजिक्स में गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। हमने आपको गोली दर्पण के बारे में बताया था कि गोली दर्पण क्या होता है। तो देखिए, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, इसके अंतर्गत हम दर्पण का ध्रुव जानेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, इन 4 बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम किसी गोली दर्पण को बना लेते हैं। तो गोली दर्पण क्या होता है, हमने बताया था कि कोई कांच का खोखला गोला होता है और उस खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है जिसे हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये कांच का एक खोखला गोला है, इसको आप वृत्त के रूप में मत देखिए, इसको गोले के रूप में देखिए। आप लोग गोला जानते होंगे, मैथ में पढ़े होंगे। क्या होता है, फुटबॉल का गेंद की जैसे, फुटबॉल का गेंद क्या है, वृत्त नहीं है, गोला है। क्योंकि बोर्ड पर बनाया जाता है तो हम लोग ऐसे ही बना पाते हैं, लेकिन आप इसको वृत्त नहीं समझकर गोला ही समझिए। तो जैसे यहाँ पर ये कोई कांच का खोखला गोला है, यहाँ से हम इसको कट कर ले, इस पार्ट को कट कर ले, तो ये क्या बन जाएगा। अब देखिए, इस भाग को हमने हटा दिया, अब ये क्या बन गया, कांच का एक कटा हुआ भाग। और इस कांच के कटे हुए भाग में अगर हम एक साइड पॉलिश कर दें, ये अब ये हमारा बन गया एक गोली दर्पण। अब इस गोली दर्पण में देखिए, सबसे पहले है दर्पण का ध्रुव। क्या लिखा है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, ये एक साइड पॉलिश होती है और दूसरी साइड जो बिना पॉलिश वाला भाग होगा, इसको हम लोग कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। और इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है यहाँ पर, इस बिंदु को कहते हैं दर्पण का ध्रुव और इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं पोल। ठीक है, ये कांच का एक कटा हुआ भाग था जिसमें हमने एक साइड पॉलिश कर दिया, ये बन गया गोली दर्पण। ठीक है, और इस गोली दर्पण का जो मध्य का भाग होगा, इसे ही क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव। देखिए, यही चीज लिखा है, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, वक्रता केंद्र, ये बताइए आप, अगर ये किसी कांच का कटा हुआ गोला है, गोले का भाग है, इसको अगर गोले को पूरा किया जाएगा, ये गोला है, गोला अगर है तो इसकी कोई ना कोई वक्रता केंद्र होगा। जैसे ये इसमें का वक्रता केंद्र है। ये गोले, जिस गोले का ये दर्पण है, जिस गोले का कटा हुआ भाग होगा, उस गोले का जो केंद्र होगा वही इस दर्पण का केंद्र कहलाता है। देखिए, यही चीज लिखा है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का केंद्र, दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो इस गोली दर्पण के लिए वक्रता केंद्र ये है और इसे कैपिटल C से लिखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब आएगा वक्रता त्रिज्या। देखिए, वक्रता त्रिज्या, ये जो खोखला गोला है, अगर इसका केंद्र है, कोई वक्रता त्रिज्या भी हो, ये जो केंद्र है और ये ध्रुव है, इसको यहां से मिला दे तो ये जो दूरी है यही पूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, और इसे हम लोग कैपिटल R से लिखते हैं। ये हो गई हमारी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए, गोली दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है, इसकी त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब क्योंकि देखिए, ये वक्रता त्रिज्या यहाँ भी हो सकती है, यहाँ कहीं भी, लेकिन हमारे पास ये कटा हुआ भाग है, तो हम लोग वक्रता त्रिज्या को ऐसे ही इसी लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, और इसको किससे लिखते हैं, कैपिटल R से। परिभाषा में आप लोग क्या बताएंगे, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, सीधे बोल देंगे, गोली दर्पण जिस खोखले गोले कटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए, ये वक्रता त्रिज्या हो गई। अब मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष देखिए लिखा है, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। देखिए, ये है
वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से ये जो ध्रुव को मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा को ही हम लोग कह देते हैं मुख्य अक्ष। ये है मुख्य अक्ष। फिर से आप सभी चीजों को देख लीजिए। सबसे पहले ये क्या है, गोली दर्पण है, गोली दर्पण हो गया। ये क्या है, ध्रुव है, इसे किससे लिखते हैं, P से। ये बिंदु क्या है, इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र। ये क्या है, कैपिटल R, इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। डिफाइन कैसे करेंगे, ये गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होगा उसका वक्रता त्रिज्या, उसकी त्रिज्या ही ये क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। तो ये हो गया वक्रता त्रिज्या। 4 बिंदु देखिए हो गए। मुख्य अक्ष क्या है, C से P तक की जो सरल रेखा होगी इसे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। तो आशा है कि ये चारों बिंदु आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इनको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके आगे के सारे बिंदुओं को हम फिर से इसी तरीके से बताएंगे। बच्चों देखिए अगला बिंदु है मुख्य फोकस। देखिए मुख्य फोकस होता क्या है, ये हमारा दर्पण है, इधर हम पॉलिश कर दिए, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है और ये पोल है इसका ध्रुव, ठीक है। ये कहीं पर C बिंदु है, C मतलब वक्रता केंद्र। अब देखिए इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाती है जिसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और ये दर्पण से टकराने के बाद किसी बिंदु से गुजरेगी। एक प्रकाश किरण ये है, दर्पण से टकराने के बाद ये किसी बिंदु से गुजरेगी। ये प्रकाश किरण है, दर्पण से टकराने के बाद ये भी किसी एक बिंदु से गुजरेगी। तो अब देखिए जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण में जाती है और दर्पण से टकराने के बाद किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है। यहाँ पर देखिए ये समांतर जा रही प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद किसी एक बिंदु पर मिलती है। देखिए ये सभी प्रकाश किरणें किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती हैं और इसी निश्चित बिंदु को ही हम मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहो या खाली फोकस कहो या मुख्य फोकस, फोकस बिंदु, इसी को कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। देखिए ये मुख्य अक्ष है हमारा, इसके समांतर प्रकाश किरण गई, ठीक है। आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रकाश किरणें समांतर जा रही हैं, दर्पण से टकराने के बाद इस बिंदु पर मिल रही हैं। जिस बिंदु पर सभी प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद मिलती हैं उस बिंदु को ही हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस या फोकस। अब देखिए इसमें अवतल दर्पण में तो प्रकाश किरणें टकराने के बाद यहीं पर मिलती है। उत्तल दर्पण में थोड़ा सा सीन अलग है, उसको हम लोग देखते हैं। ये है उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है। इसमें का CF यहाँ होता है। कोई प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर गई और टकराने के बाद इस ऐसे चली गई, ये देखिए। ये प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद ऐसे चली गई इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ तो ये प्रकाश किरण फोकस बिंदु पर जा ही नहीं रही है। होता क्या है, इसमें प्रकाश किरणें फोकस तक जाती नहीं है, लेकिन इन प्रकाश किरणों को देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है, जैसे देखिए ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। इन किरणों को देखने पर ऐसा हमें प्रतीत होता है कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। ये प्रकाश किरण फोकस से आती हुई हमको प्रतीत होती है। ये हमारा फोकस।
देखिए लिखा हुआ है, अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण F पर मिलती हैं तथा उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण F से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर देखिए, ये प्रकाश किरणों को अगर देखेंगे हम लोग तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, फोकस से। तो उत्तल दर्पण में फोकस पर प्रकाश किरणें रियल में नहीं जाती हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वहां से प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो देखिए ये है फोकस। फोकस दूरी क्या है, देखिए लिखा है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फार्मूला लिखा है, F बराबर R/2। देखिए ये दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है और ये पोल है, ये C है। C का मतलब वक्रता केंद्र। ये यहाँ बीच में कहीं F होता है, तो फोकस दूरी ये F और ये P के बीच की जो दूरी होती है इसे ही हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। और ये फोकस दूरी इस केंद्र का आधी होती है। ये केंद्र से F के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, R, जिसे कहते हैं वक्रता केंद्र। देखिए केंद्र और ध्रुव के जस्ट बिल्कुल बीच वाले बिंदु पर होता है फोकस। बीच पर होने का मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होती है, और इन दो टुकड़ों में से एक टुकड़ा होती है फोकस दूरी। इसका मतलब है कि अगर ये C से P की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर है तो F से P की भी दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी जस्ट वक्रता केंद्र का आधा होता है। फार्मूले से ये फार्मूला लिखा भी है, F बराबर R/2। ये होता है फार्मूला। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों को किरण आरेख के माध्यम से समझेंगे, और प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, ये सारी चीजें पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।